Assalamu alaikum. In today's lecture, we will explore the laws of returns. When we say laws of returns, it means three types of laws: law of increasing returns, law of diminishing returns, and law of constant returns. In the short run period, if a firm increases the units of variable factor like labor, and in result of that the marginal production increases, it is called increasing marginal returns. And if by increasing the units of variable factor, marginal production decreases, this is called diminishing marginal returns. And on the other hand, if by increasing the units of variable factor, marginal production remains constant, then it is called constant marginal returns. फिर से देखें, शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर कोई फर्म अपने वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर को इंक्रीज करती है अलॉन्ग विद द फिक्स्ड फैक्टर्स, और उसके रिजल्ट में अगर मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ जाए तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कम हो जाए तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स, सेम रहे तो कांस्टेंट रिटर्न्स, और कंबाइनली दीज आर कॉल्ड द लॉज ऑफ रिटर्न्स. इन लॉज को हम वन बाय वन देखेंगे. ये लेक्चर एक्चुअली पिछले लेक्चर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की कंटिन्यूटी में है. पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि शॉर्ट रन पीरियड क्या होता है. शॉर्ट रन पीरियड इज अ टाइम पीरियड इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड. चार फैक्टर होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. और इन फैक्टर्स में से अगर कम से कम एक फैक्टर फिक्स्ड हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ऐसे टाइम पीरियड को शॉर्ट रन टाइम पीरियड कहते हैं. शॉर्ट रन पीरियड में अगर कोई फर्म यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करती है, जैसे हमने कहा कि अगर हम सपोज कर लें कि वो वेरिएबल फैक्टर क्या है, वो लेबर है, और लेबर के यूनिट्स को इंक्रीज करने से अगर मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर इंक्रीज करती है तो इसको क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स. और अगर इसे इंक्रीज करने से मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्लाइन करती है तो इसे क्या कहेंगे? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स. और अगर लेबर के यूनिट्स इंक्रीज करने से मार्जिनल प्रोडक्शन कांस्टेंट रहती है तो इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट मार्जिनल रिटर्न्स. मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होती है, इसको भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि मार्जिनल प्रोडक्शन इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू वन यूनिट चेंज इन वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर. तो व्हाट इज दिस? दिस इज द मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर है. मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ जाए लेबर के बढ़ने से तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कम हो जाए तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स, सेम रहे तो कांस्टेंट रिटर्न्स. इसकी फर्दर हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कैसे की जा सकती है. किसी भी लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि टेबल और ग्राफ, उससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं. लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, जैसे हमने कहा कि इफ मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर अप्लाइज विद द फिक्स्ड फैक्टर्स, तो इसको क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स. किसी भी लॉ में जैसे assumptions होती हैं, तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में वो कौन से फैक्टर हैं जिसको हमने कांस्टेंट लिया है. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो लॉज ऑफ रिटर्न्स और जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की assumptions सेम हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है. अगर हम कहें कि लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स की assumption क्या है, वही होंगी जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की है. अगर हम कहें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की assumptions क्या है, तो वही होंगी जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स की हैं. यानी इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इन सब की assumptions आइडेंटिकल हैं, सेम है. पहली assumption क्या है कि इट इज अबाउट द शॉर्ट रन पीरियड. शॉर्ट रन पीरियड क्या होता है कि एक ऐसा टाइम पीरियड कि इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड. फिर क्या assumption? हम कहते हैं कि फर्म जो है दैट इज capable to combine the fixed
एंड वेरिएबल फैक्टर्स टू प्रोड्यूस समथिंग। फर्म जो है वो आसानी के साथ फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की मदद से प्रोडक्शन कर सकती है। तीसरी assumption क्या है कि जो वेरिएबल फैक्टर जिनको आप बढ़ा रहे हो उनकी एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं है, सेम है। चौथी assumption क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है या टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो ड्यूरिंग द डिस्कशन उसमें कोई चेंज नहीं आती। पहला शॉर्ट रन पीरियड, फिर फॉर्म फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को कंबाइन करके प्रोडक्शन कर सकती है। थ्री कि यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर जैसे कि हमने लिया लेबर, तो लेबर के यूनिट्स क्या हैं, एक जैसे हैं। एंड द फोर्थ वन इज टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं आ रही। अगर इसको हमने ग्राफ और टेबल से दिखाना हो तो एक ऐसा टेबल जिसमें हमने यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर को लिया, बाकी सारे फैक्टर्स को हमने कांस्टेंट एज्यूम किया, जैसे कि कैपिटल को कांस्टेंट लिया है, लैंड को कांस्टेंट लिया है, और इन सारों को कांस्टेंट लेके अगर हमने वेरिएबल फैक्टर यानी लेबर के यूनिट्स को इंक्रीज करें एंड इन रिजल्ट ऑफ दैट मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो, इंक्रीज करती जाए, तो दिस इज कॉल्ड इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स। इसको ग्राफ से बनाने के लिए हमने एक्स एक्सिस पे लिया है यूनिट्स ऑफ लेबर, वाई एक्सिस पे लिया है मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर। जैसे कि फर्स्ट यूनिट की जो मार्जिनल प्रोडक्शन थी वो क्या थी, 10। सेकंड की क्या थी, दैट इज द 15। जैसे जैसे हम यूनिट्स को बढ़ाते गए तो मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो पहले से बढ़ती गई, और इसके लिए हमने जब उसको प्लॉट किया तो एक पॉजिटिवली स्लोप लाइन बन गई, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स द इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स। इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स, इन शॉर्ट इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन का बढ़ना। डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन का कम होना। और कांस्टेंट मार्जिन रिटर्न्स क्या है, मार्जिन प्रोडक्शन का कांस्टेंट रहना। इस लॉ में हमने जो चार चीजें अज्यूम की थी और उसके बाद इसकी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन को हम देख लेते हैं। इंक्रीजिंग रिटर्न्स की एप्लीकेशन का मतलब यह है कि किस सेक्टर पे ये जनरली अप्लाई होता है, यानी वो कौन सा सेक्टर है कि जहां पर अगर आप यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएं और उसके रिजल्ट में मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो वन लाइन आंसर ये है कि अमूमी तौर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसा है कि जिसमें अगर आप यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएं तो मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ती जाती है। वैसे तो जो ये लॉज हैं किसी भी सेक्टर पे अप्लाई हो सकते हैं, जब हम कहते हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ये ज्यादा अप्लाई होता है, तो एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिन रिटर्न्स पूछ ली जाए कि किस सेक्टर पे ज्यादा है, तो हम कहेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। क्यों, उसकी रीजन ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर आप स्केल को बढ़ाएं यानी आप बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करें तो आपकी कॉस्ट कट होगी, जिसकी वजह से आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ सकती है, और एफिशिएंसी भी इंक्रीज होगी जिसकी वजह से मार्जिन प्रोडक्शन बढ़ सकती है। फिर आमतौर पे मैन्युफैक्चरिंग में जो आपके इनपुट्स होते हैं वो आसानी से दस्तयाब होते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन और वेरिएबल फैक्टर है वो इंक्रीज कर सकती है। फिर डिवीजन ऑफ लेबर हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग में, यानी डिवीजन ऑफ लेबर क्या होती है, टास्क को, होल टास्क को डिवाइड करके आपका काम करना जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाए, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो इससे भी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, जिससे आपकी जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा मिलता है। फिर नेचर का इम्पैक्ट कम होता है, जैसे कि हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर में नेचर का इम्पैक्ट बहुत है, कि जैसे फ्लड आ गया, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई बारिश ज्यादा हो गई, बारिश ना हुई, तो जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग में इसका नेचर का रोल कम होता है, जिसकी वजह से जो इंक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न जो है वो ज्यादा अप्लाई होता है। ये पॉइंट्स अगर ना भी याद रहें तो कम से कम इतनी बात याद रहनी चाहिए कि इंक्रीजिंग मार्जिन रिटर्न जो है वो किस सेक्टर पे ज्यादा अप्लाई होता है, आंसर इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। नाउ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न्स, तो जैसे हमने कहा कि इफ मार्जिन प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर डिक्रीज करती चली जाए बाय इंक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद फिक्स फैक्टर्स, देन इट इज कॉल्ड
डिक्रीजिंग और डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं यूनिट्स ऑफ लेबर अगर हम बढ़ाएं और रिजल्ट में मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ लेबर कम हो जाए तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। अगर इसमें assumptions क्या होंगी तो assumptions अगेन जैसे मैंने पहले भी कहा कि वही चार हैं कि शॉर्ट टर्म पीरियड है, फर्म जो है वो वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर को कंबाइन करके प्रोडक्शन करती है, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर होमोजेनियस हैं और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें चेंज नहीं आती। और इसको अगर हमने दिखाना हो टेबल से और ग्राफ से तो आसानी से दिखा सकते हैं। हमने यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लेने हैं और मार्जिन प्रोडक्शन को डिक्लाइन करना है, जैसे कि हमने देखा है कि सेकंड यूनिट के बाद ये डिक्लाइन होना शुरू हो गई है। तो ये वाला एरिया जो है दैट शोज द डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। इसका ये वाला जो एरिया है, ये वाला फेज जो है वो इंक्रीजिंग रिटर्न्स को शो कर रहा है, लेकिन जब आपकी मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्लाइन होना शुरू हुई है तो दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। इन शॉर्ट क्या हुआ? इन शॉर्ट ये है कि लेबर के इंक्रीज करने से, लेबर के यूनिट्स के इंक्रीज करने से अगर मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्लाइन कर रही है तो दिस इज कॉल्ड डिमिनिशिंग और डिक्रीजिंग मार्जिनल रिटर्न्स। अप्लाई किस में होता है? आमतौर पर ये एग्रीकल्चर सेक्टर पे अप्लाई ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे नेचर का अमल दखल होता है, वहां की फर्टिलिटी जो है वो महदूद होती है, सुपरविजन मुश्किल होती है एंड सो ऑन, उसमें क्लाइमेट चेंज होती रहती है। तो ये सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न्स है वो ज्यादा अप्लाई होता है। ये रीजंस अगर ना भी याद रहें, जैसे मैंने पहले कहा, तो आपको वन लाइन आंसर याद रहना चाहिए कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स किस सेक्टर पे ज्यादा अप्लाई होता है। आंसर इज एग्रीकल्चर सेक्टर। नाउ व्हाट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट मार्जिन रिटर्न्स? तो जैसे हमने पहले कहा कि कांस्टेंट मार्जिन रिटर्न्स क्या होगा? कांस्टेंट मार्जिन रिटर्न्स ये है कि अगर आप यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लाइक लेबर को इंक्रीज करते हैं और उसके रिजल्ट में मार्जिनल प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट मार्जिनल रिटर्न्स। कि if margin production of variable factor remains constant by increasing the units of variable factor applies with fixed factor, then it is called constant marginal returns. assumption क्या है? assumption सेम है जो कि हमने चारों assumption पढ़ी थी इंक्रीजिंग रिटर्न्स में और डिक्रीजिंग रिटर्न्स में, कि शॉर्ट टर्म पीरियड है, हम कंबाइन कर सकती है वेरिएबल फैक्टर को फिक्स फैक्टर के साथ, वेरिएबल फैक्टर की जो एफिशिएंसी है वो सेम है और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं होती। बनाना कैसे इसको? उसी तरह से कि आपने यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर लेने हैं, उसको बढ़ाना है और मार्जिन प्रोडक्शन को क्या लेना है? कांस्टेंट रखना है। अगर मार्जिन प्रोडक्शन को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा? जो ग्राफ कैसा बनेगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी जो ये शो कर रही है कि जैसे जैसे आप लेबर को इंक्रीज कर रहे हो मार्जिन प्रोडक्शन इज द सेम। क्लियर होगी बात? और एप्लीकेशन क्या है? आमतौर पर ये ऐसे सेक्टर में अप्लाई होता है जिसमें नेचर और मैन्युफैक्चरिंग यानी ह्यूमन एफर्ट और नेचर दोनों का अमल दखल होता है। जैसे कि इस एग्जांपल में बताया कि ऐसी इंडस्ट्री जो कि ब्लैंकेट तैयार कर रही है तो उसमें जो वूल है, वूल एक नेचुरल प्रोसेस है और ब्लैंकेट बन रहा है किसी फैक्ट्री में, तो इसमें ह्यूमन एफर्ट का भी अमल दखल हो गया और जो वूल है एनिमल्स की उसका भी एक रोल है। तो इसका मतलब है कि ऐसा सेक्टर जिसमें ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर दोनों दोनों जो है अपना रोल प्ले करते हैं, वहां पे कांस्टेंट मार्जिन रिटर्न्स अप्लाई हो सकता है। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए कि एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट मार्जिन रिटर्न्स क्या है, तो आप कहेंगे कोई ऐसा सेक्टर, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग जिसमें नेचर का भी अमल दखल है और ह्यूमन एफर्ट का भी। अगर हम इनको कंबाइन कर दें, तीन लॉज को इकट्ठा कर दें, तो क्या सूरत हाल बनेगी? हम कहें कि सपोज कि इंक्रीजिंग मार्जिन रिटर्न्स भी दिखाना है और कांस्टेंट भी और डिक्रीजिंग भी। तो ये सपोज लेबर है, ये मार्जिन प्रोडक्शन है, तो जब आपकी लेबर के बढ़ने से मार्जिन प्रोडक्शन बढ़ रही है तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स और सेम है तो कांस्टेंट रिटर्न्स, और अगर डिक्लाइन कर रही है तो ये क्या है? डिमिनिशिंग मार्जिन रिटर्न्स। यानी ये वाला हिस्सा क्या है? इंक्रीजिंग मार्जिन रिटर्न्स,
मार्जिनल रिटर्न्स, और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है? कांस्टेंट मार्जिनल रिटर्न्स, कांस्टेंट मार्जिनल रिटर्न्स। और ये वाला पोर्शन है ग्राफ का, ये क्या शो कर रहा है? डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स। डिमिनिशिंग भी कह सकते हैं, डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ कि इंक्रीजिंग मार्जिन रिटर्न्स होता है मार्जिन प्रोडक्शन का बढ़ना, डिक्रीजिंग मार्जिन रिटर्न्स होता है कम होना, और कांस्टेंट होता है इसका कांस्टेंट या सेम रहना। तो ये कंबाइनली क्या है? दीज आर द लॉज ऑफ रिटर्न्स। जो इंक्रीजिंग रिटर्न्स है वो ज्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर पे अप्लाई होता है, कांस्टेंट रिटर्न ऐसे सेक्टर पे अप्लाई होता है जिसमें ह्यूमन एफर्ट और नेचर दोनों का अमल दखल है। डिमिनिशिंग रिटर्न्स आमतौर पे अप्लाई होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ये चीजें आपने याद रखनी है। और इस तरह से जो लॉज ऑफ रिटर्न्स है वो आज हमारा कवर हो गया। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, उसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और शॉर्ट टर्म कॉस्ट क्या होती है, लॉन्ग रन कॉस्ट में क्या फर्क होता है, और इनके जो ग्राफ हैं उनकी इनसाइट्स क्या हैं, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।